नमस्कार छात्रों। जैसा कि आपको विदित है कि हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा की समीक्षा कर रहे थे। इसी क्रम में नमक का दरोगा कहानी में जो यथार्थ तत्व प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत किया है, आज हम उसकी चर्चा करते हैं। नमक का दरोगा कहानी में यथार्थ का असली रूप प्रस्तुत हुआ है। यथार्थ में कई स्थितियां जो हमारे समाज में दृष्टिगोचर होती हैं, वह सभी इस कहानी में हमें दिखाई देती हैं। जैसे सबसे पहले बूढ़े मुंशी जी का यथार्थ। बंशीधर के पिता बूढ़े मुंशी जी यथार्थ में जीते थे। वे आदर्शों में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि युग और परिस्थिति के अनुकूल जीना ही सच्चा जीना है। अपने इसी सिद्धांत के आधार पर वे अपने पुत्र बंशीधर को समझाते हैं। वह उस समय और उस युग की यथार्थ स्थिति का द्योतक है। उन्होंने पुत्र को समझाते हुए कहा, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो। ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं जो घास फूस की तरह बढ़ती जाती हैं। मैं कगार पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। वृद्ध मुंशी जी का यह कथन उस यथार्थ को व्यक्त कर रहा है जिसे हम आज भी अपने समाज में भली भांति देख रहे हैं। स्पष्ट कि समाज व्यापी रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और बेईमानी का बोलबाला है। प्रेमचंद ने वृद्ध मुंशी के माध्यम से इसी यथार्थ को उसके असली रूप में प्रस्तुत किया है। दूसरा जो यथार्थ हमें दिखाई देता है, वह है नमक विभाग का यथार्थ। कहानी के प्रारंभ में प्रेमचंद ने नमक विभाग को लेकर यथार्थ स्थिति का चित्रण किया है। वह ये बतलाना नहीं भूले हैं कि जिस समय यह नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार का निषेध हो गया, तभी से भ्रष्टाचार का बोलबाला शुरू हो गया है। प्रेमचंद ने कहानी के प्रारंभ में इस विभाग से जुड़े यथार्थ को इन शब्दों में व्यक्त किया है। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से अधिकारियों के पो बारह थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। इस कथन से स्पष्ट है कि नमक का नया विभाग नया भले ही हो, किंतु उसने नई शुरुआत भी कर दी, और वह भी रिश्वतखोरी, छल कपट और चालाकी। यह यथार्थ का असली रूप है जिसे प्रेमचंद ने पहली बार पहचाना और इस कहानी में स्थान दिया। परिवेश का यथार्थ। कहानी के अंतर्गत प्रेमचंद ने परिवेश के यथार्थ को भी बड़ी खूबी से प्रस्तुत किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पूरा समाज अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए असत और अधर्म को स्वीकार किए हुए है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उस समय देखने को मिलता है जब पंडित आलोपीदीन के विषय में प्रेमचंद अपनी ओर से टिप्पणी करते हैं। प्रेमचंद ने लिखा है, अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी और चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़ पड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता है, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन का युद्ध ठन गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु लोभ से डामाडोल। अगली जो यथार्थता है वो है घटनागत। कहानी की प्रमुख घटना यह है कि पंडित आलोपीदीन के आदमी रात के अंधेरे में नमक की बोरियों से भरी हुई गाड़ियां लेकर किसी स्थान की ओर जा रहे थे, और मुंशी बंशीधर नींद खुल जाने के कारण उन गाड़ियों को रोक लेते हैं। वे पूछताछ करते हैं, और जब वे जान जाते हैं कि पंडित आलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार हैं, तब भी वे अपनी कर्तव्य परायणता से डिगते नहीं हैं। इसी बीच जब पंडित जी से उनका वार्तालाप होता है तो वे कुछ कहते हैं।
उस सब में परिस्थिति और घटना पंडित जी में उनका वार्तालाप होता है, वो जो कुछ कहते हैं परिस्थिति घटना का यथार्थ हमें दिखलाई देता है। दूसरा 5वां जो पॉइंट है वह है न्याय व्यवस्था का यथार्थ। न्याय एक उच्च कोटि का शब्द है। जब इसके साथ व्यवस्था शब्द जुड़ जाता है तब उसकी श्रेष्ठता सर्वोपरि हो जाती है। किंतु यथार्थ स्थिति यह है कि वर्तमान युग में न्याय के नाम पर अन्याय हो रहा है। धन को सर्वाधिक महत्व देने के कारण न्याय भी बिकने लगा है। धन की ताकत पर लोग न्याय को अपने पक्ष में कर लेते हैं और जो सत्य है या कहें कि जो धर्म है वह भी निरीह भाव से एक कोने में पड़ा रह जाता है। इस स्थिति को कहें कि ऐसे यथार्थ की असली रूप को नमक का दरोगा कहानी में देखा जा सकता है। पंडित मुंशी प्रेम बंसीधर अपनी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के बल पर पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार कर लेते हैं। वे उन्हें अभियुक्त बनाकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ पहनाकर अदालत ले जाते हैं। आलोपीदीन अदालत तो पहुंच जाते हैं, यह यथार्थ है, किंतु इस यथार्थ का अगला रूप यह है कि लोग उन्हें गिरफ्तार देखकर उनकी निंदा नहीं करते, बल्कि उनसे प्रभावित होने और निरंतर अपनी स्वार्थ सिद्धि होते रहने के कारण ये स्पष्ट जरूर देखते हैं कि आखिर आलोपीदीन जैसा व्यक्ति इस चक्कर में कैसे आ गया। स्पष्ट है कि आलोपीदीन चतुर थे। उनके यथार्थ रूप को सब लोग जानते थे। ये भी मानते थे कि किसी भी स्थिति में पकड़ में नहीं आ सकते। अदालत के अंतर्गत अधिकारी वर्ग, वकील, मुख्तार, अर्दली, चपरासी और चौकीदार सभी उनके बिना मोल के गुलाम थे। इसी भाव से प्रेरित होकर प्रेमचंद ने इस यथार्थ को इन शब्दों में व्यक्त किया। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचलता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों का पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा कि पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और प्रमोदपादक है। ये एक बड़े भारी आदमी है। ये बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंसीधर का अधिक दोष नहीं है, किंतु ये बड़े खेद की बात है कि उनकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। कठिनता से एक सप्ताह बीता हुआ कि बंसीधर की मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा।